बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे वो अहम ख़बर जिसने पूरे मिडल ईस्ट में, पूरी दुनिया में और बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर एक गम की लहर जो है वो दौड़ गई है इस ख़बर से। अली लारजानी जो ईरान के बड़े सीजनड लीडर थे, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उनकी फैमिली की भी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। रेवोल्यूशन के स्टार्ट से ही वो इस पूरे रजीम का हिस्सा थे और उसके बाद कैसे उनका करियर डेवलप हुआ, कैसे वो फ़िलासफ़ी में उन्होंने पीएचडी की, ईरान के चीफ़ न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिस्ट भी रहे, उनकी जो असम्बली थी उसके स्पीकर भी रहे 10 साल तक। और ईरान की जो पॉलिटिक्स है, अगर ये कहा जाए कि उनकी ज़ात के इर्द गिर्द उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है और रिवॉल्व करती रही, और वो पायनियर्स में से थे जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। ईरान आज जहाँ पे है, ईरान का सिस्टम आज जहाँ पे है, उसके अंदर अली लारजानी शहीद जैसे जो लीडर्स हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो पूरी मुस्लिम दुनिया में इस जंग के हवाले से जो इम्पोज़ की गई ईरान पे, उसमें काफ़ी गम व गुस्सा है। बहरहाल ये एक बड़ी बुरी ख़बर है और ईरान ने इस पर रिस्पॉन्ड इस तरह किया है कि उन्होंने कहा है कि इसका बदला हम ज़रूर लेंगे। और जब ईरान ये स्टेटमेंट देता है तो अब दुनिया उसको बड़ा सीरियसली लेती है, क्योंकि ईरान ने इसको साबित किया है कि जब जब ईरान पे इस तरह का कोई लीथल हमला हुआ है उसको ईरान ने बड़ा इफ़ेक्टिवली रिस्पॉन्ड किया है। इसके अलावा कुछ और इश्यूज़ भी हैं जो हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, मिडल ईस्ट के फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं उनके साथ ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी डी एस्केलेशन के लिए एक कोशिश करने के लिए उन्होंने ये दौरा किया है। आज वो चले गए हैं, बात करेंगे। और ज़ाहिर है हम निशानदेही करते रहे अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में कैसे पाकिस्तान का रोल है इस खित्ते के अंदर अमन के लिए, जो कोशिशें कर रहा है पाकिस्तान, लीड कर रहा है उस एफ़र्ट को, और बड़ी कंट्रीब्यूशन है उसकी एज अ मिड लेवल पावर। इसके अलावा कुछ बात करेंगे मदरलैंड और फादरलैंड की और उसके अडॉप्टेड बच्चे की। मदरलैंड फादरलैंड आप समझ ही गए होंगे, ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात प्राइम मिनिस्टर मूडी ने की थी और उन्होंने कहा था इंडिया इज़ द मदरलैंड, इज़राइल इज़ द फादरलैंड। तो फादरलैंड में से फादर गायब है, मंजर आम पे नहीं, यानी नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल इज़ नो वेयर टू बी फाउंड। और उसके अलावा इंडिया जो प्रॉक्सी चला रहा है थ्रू अफ़गानिस्तान, वो भी कुछ बैकफुट पे नज़र आता है, क्योंकि उसकी हैवी इन्वेस्टमेंट्स का उसको कोई सिला मिलता नज़र नहीं आ रहा। और पाकिस्तान का जो इफ़ेक्टिव ऑपरेशन है, शुड आई से पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स का, बड़े ही उम्दा अंदाज में चल रहा है। नंगहार हो, कंदहार हो या काबुल हो, और कमीन गाहें हों दहशत गर्दों की, उनके ऊपर तवातर के साथ इफ़ेक्टिव हमले चल भी रहे हैं और वो न्यूट्रलाइज़ भी हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आपने मेरा इंट्रो सुना, पहले बात कर लेते हैं अली लारजानी की शहादत की। आप कैसे देखते हैं इस शहादत को? बड़ी कंट्रीब्यूशन थी उनकी ईरान के सिस्टम में, और अब जब ईरान ने दोबारा रीइटरेट किया है कि उनकी शहादत का बदला लेंगे, तो बात किस तरफ जाती नज़र आती है? बहुत शुक्रिया जी आपका। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका आपने जिक्र किया। अली लारंजानी साहब, इसमें कोई शक नहीं, ईरानियन रजीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थे, ईरानियन रेवोल्यूशन के साथ लिंक थे, बड़ी देर से ईरान के सिस्टम का हिस्सा भी थे और इम्पोर्टेंट ओहदों पर वो फायज रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो अलामत समझे जाते थे उसी लेगेसी की जो इमाम खमीनी से लेके अब तक चल रही है। और उसको उनको टारगेट करके इसराइल ने, ज़ाहिर अमेरिका ने एक दफ़ा से फिर ये पैगाम दिया है कि जो भी ईरान का इम्पोर्टेंट लीडर होगा, चाहे वो मिलिट्री लीडर है, उनका कोई पॉलिटिकल लीडर है, रिलीजियस लीडर है, उसका वो टारगेट करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि लीडरशिप को टारगेट करने से डेफिनेटली पूरे का पूरा सिस्टम कमज़ोर होता है। और ये हकीकत भी है, लीडरशिप से बहुत फ़र्क पड़ता है। लीडरशिप, और ऐसी लीडरशिप जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, जिसके इर्द गिर्द पूरा सिस्टम फिरता हो, जिसको लोग इज्जत की निगाह से देखते हो। और ये उसी सीरीज की है और उसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें अली खामनाई साहब से लेके तो बहुत सारे उनके टॉप लीडर्स और साइंटिस्ट और मिलिट्री कमांडर्स निशाना बने। अबाउट 40+ के करीब लोगों को उन्होंने टारगेट किया है। और इस चीज़ की तवक्को की जा रही थी कि वो अली लारंजानी साहब को भी टारगेट करेंगे, और अल्टीमेटली उन्होंने टारगेट कर ही दिया। अभी टारगेट कैसे हुए, ये एक और लंबी डिबेट हो सकती है, इसमें बहुत सारे
वीकनेसेस अपने ईरानियन सिस्टम के भी हैं कुछ, वहां पर बहुत सारी ये इंटेलिजेंस एजेंसियों का इंग्रेस भी है जो कि जी गायब गए लोग निशानदेही भी करते चले आ रहे हैं। अदरवाइज तो एक से बढ़ के एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा उनका लीडर टारगेट हो रहा है। ये गुज़श्ता अब ये सिलसिला शुरू हुआ था जनरल कासिम सुलेमानी से, और जी आपको पता है उसके बाद इस्माइल हानिया साहब भी ईरान में ही टारगेट हुए थे, और ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। इसके ऊपर जरूर देखने की जरूरत है। अभी आपने ये कहा, यकीनन एक बहुत बड़ा लॉस है, उससे फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। वो एक माइंड थे, और उनके माइंड के इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें रिवॉल्व करती थी। अमेरिका और इसराइल के लिए एक बड़ी कामयाबी यकीनी तौर पे है। ईरानियंस के अंदर गम गुस्सा की लहर अंडरस्टैंडेबल है। ईरान रिएक्ट कैसे करेगा? ईरान ऑलरेडी एक वॉर में है जिसको 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। वो रिएक्ट करते हैं बेसिकली अपने मिसाइल्स के साथ टारगेट करके इसराइलीज को और अमेरिकन इंटरेस्ट को। यही उनके पास एक सबसे पोर्टेंट वेपन भी है। इसके अलावा फिलहाल उनके पास डेफिनेट उनकी एयरफोर्स तो नहीं है इतनी, नेवी भी नहीं है, और बाकी भी उनके पास किस तरह के लेटेस्ट वेपनरी नहीं है एक्सेप्ट फॉर द ग्राउंड फोर्सेज, जी जिसकी तो जरूरत अब तक पड़ी नहीं है। तो ईरान रिएक्ट करेंगे, वो ये कर सकते हैं कि मजीद मिसाइल कुछ अटैक्स करेंगे। बट ये भी बात देखने वाली है फराज साहब कि मिसाइल की भी आफ्टर ऑल एक स्टॉक पाइल होता है ना, बिल्कुल। उसके ये तो नहीं है कि लामहदूद उनके पास एंडलेस मिसाइल है। सप्लाई तो तीन नहीं हो हफ्ते से सकती। जी और नए आगे से कोई कहीं से इंडिजिनस उनकी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन भी आजकल नहीं हो रही। तो वो भी उनको बहुत देखभाल के करना पड़ता है कि उनके पास ये हथियार जो दुश्मन तो चाहेगा ये जो है ना बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन उनको भी देखना होगा। तो इसी तरीके से वो रजिस्ट कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, जो कि वो करेंगे। बट जो लॉस हो चुका है उसके तो ज़रा तलाफी बहुत मुश्किल है। वो दूसरी बात है कि ईरानियंस ने अपनी कमांड को, अपने सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर दिया हुआ है, क्योंकि उनको पता था कि उनको लीडरशिप जब टारगेट होगी तो लीडरशिप का फिर लोगों से राब्ता भी नहीं रहता, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से मुतासर है, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो उन्होंने डिसेंट्रलाइज किया हुआ है। जी इसी वजह से आपने देखा होगा कि उनके जो अटैक्स हैं वो जारी भी हैं, बट उनमें उस तरीके से एट टाइम्स कोऑर्डिनेशन नहीं भी होती, बिकॉज सेंट्रल कमांड जो है ना वो इस तरीके से उस वक्त अभी आजकल इस टाइम में इफेक्टिव नहीं है। बट सिस्टम चल रहा है। अमेरिकन हैव नॉट बीन एबल टू डिसलॉज द सिस्टम, रजीम चेंज नहीं कर सके, होता हुआ नजर भी नहीं आता। जी ये कुछ सिस्टम की कामयाबी, और उसकी बुनियादी रीजन ये है ईरानियन रेवोल्यूशन बहुत शरायत कर गया है सोसाइटी के अंदर, और इस सिस्टम को इस तरीके से आप डिस्लॉज नहीं कर सकते। लीडर्स आपने यकीनन एलिमिनेट कर दिए हैं, बट एक के बाद दूसरा आ जाता है, उनकी जगह वो ले लेता है। और इसी वजह से अभी तक अमेरिकन वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सके जो उन्होंने जंग के शुरू में अपने लिए रखे थे, और दुनिया को भी बड़े जोरों शोर से बताया था कि ईरानी रजीम हम चेंज कर देंगे और ईरान में अपनी मर्जी की गवर्नमेंट ले आए, जो जो कि हुआ नहीं है और होता हुआ नजर भी नहीं आता। बिल्कुल ठीक, आपने बड़ी तफसील से इसको सम अप किया। ये फरमाएं कि पाकिस्तान का एक रोल देख रहे हैं मीडिएशन के अंदर, और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस रोल को लेके चल रही है। इस पे इंडियन प्रोपेगेंडा भी होता है बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान की लॉयल्टी है किसके साथ, ये ईरान के साथ हैं या KSA के साथ हैं, ये किसके साथ हैं। बहरहाल पाकिस्तान ये बेहतर जानता है, और आपको भी इस चीज़ का खूब इल्म है कि पाकिस्तान की एफ़र्ट्स जो हैं वो बड़ी कदर की निगाह से तमाम मिडल ईस्ट इस टाइम पे देख रहा है। और इसी जो कैंपेन है उसके सिलसिले में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं वो मिडल ईस्ट के दौरे पे आज चले गए हैं, और वहाँ पे अपने काउंटर पार्ट्स जितने भी हैं मिडल ईस्ट में उनसे मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसको डी एस्केलेट करें। तो आप कैसे देखते हैं इस एफ़र्ट को, पाकिस्तान के रोल को, और आप क्या समझते हैं नतीजा निकल पाएगा, ये एफ़र्ट्स कुछ सूदमंद साबित होंगी? देखें जी, पाकिस्तान की एफर्ट दुनिया के सामने है, पाकिस्तान का रोल भी सबके सामने है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के शुरू से लेकर अभी तक अगर कोई मुल्क सबसे ज्यादा मुतहरक है, रेलेवेंट है, जो मुसलसल कोशिशें कर रहा है, जिसके राब्ते भी हैं, जिसकी बात लोग सुन भी रहे हैं, जिसकी तरफ सबकी नजरें भी हैं, वो पाकिस्तान है। और हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा तो इसलिए होना है कि हिंदुस्तान बैकफुट पे है, हिंदुस्तान कहीं नजर नहीं आता। हिंदुस्तान की इस लीडरशिप ने उनको इस मोड़ पे ला खड़ा किया है कि भी उनकी बात को नहीं सुनता। उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को खोल के अलाइन इसराइल के साथ कर लिया है, तो डेफिनेटली फिर उनकी तरफ कौन देखेगा। हिंदुस्तान तो कहीं नजर नहीं आता, पाकिस्तान हर जगह नजर आता है। इसलिए वो ये प्रोपेगेंड करते हैं कि पाकिस्तान किसके साथ है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि ये फ्री का आपस में लड़ रहे हैं, अमेरिका ईरान से लड़ रहा है, ईरान
गल्फ कंट्री के साथ इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट में, और पाकिस्तान के सबके साथ ना सिर्फ ये करीबी ताल्लुकात है बल्कि रब्ता भी है। प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हो, जब भी आपने फॉरेन मिनिस्टर की बात की है, जी कतर की लीडरशिप है, अमान की है, यूएई की है, कुवैत की है, सऊदी अरेबिया की है, जी इन सब के साथ पाकिस्तान करीबी राब्ते में है। और अल्टीमेटली अब देखिएगा, मुझे कोई शक नहीं है इंशाल्लाह ताला जी कि पाकिस्तान की कोशिशें ही बावर बावर साबित होंगी। पाकिस्तान अमेरिका से भी राब्ते में है, तो उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट से भी अब निकले, और इन वाले को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने उस तरीके से जिस हद तक हो सकता है रेस्ट्रेंट शो करना है। आप देखें, हमारा सऊदी अरेबिया के साथ दफाई मुआहदा है, जी लेकिन उसके बावजूद हम अभी तक ईरान को भी ये कह रहे हैं कि आप सऊदी पे अटैक ना करें। प्राइम मिनिस्टर पिछले दिनों सऊदी अरेबिया गए हुए थे। जी तो पाकिस्तान एक की कोशिशें भरपूर जारी भी हैं, और ये मिडल ईस्ट का जो दौरा है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर का, इसमें भी यही चीजें सामने आएंगी। और जब ये बात इस तरह की होती है तो उसके पस पर्दा आपको याद होगा, चंद दिन पहले सागडार साहब ने सेनेट में अपना बयान देते हुए ये कहा था कि बहुत सारी एफर्ट्स, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मीडिया सामने के नहीं लाई सामने जा सकती। नहीं बिल्कुल नहीं ला बिल्कुल। जा सकती। जी इससे जाहिर होता है कि बहुत सारी कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान सबसे ज्यादा कंसर्न है। जी हम उससे इफेक्ट भी हैं, और दुनिया हमारी तरफ देखती भी है, दुनिया की हमसे एक्सपेक्टेशन भी है। इंशाल्लाह उनकी तवक्कुआत पर पूरा हम उतरेंगे, और ये किसी न किसी तरह ये बात जाएगी, क्योंकि वो भी रॉयल है। और जिस तरीके से अमेरिका में प्रेशर बिल्डअप हो रहा है पूरी दुनिया के, बिलखसूस स्टेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से भी और जी इन गल्फ कंट्रीज की वजह से भी, तो वो भी एक इस बात की तरफ दलील जाती है कि बातचीत का रास्ता निकलेगा। और ईरानियंस को भी हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बातचीत के दरवाजे बंद ना करें। तो दरमियान में जब इस तरह का मीडिएटर जब हो, जो सबको एक्सेप्टेबल हो, जिसके सबसे राब्ते हुए हों, तो जी मेरा ख्याल है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। और ये रेलेवेंस है पाकिस्तान की। हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा बताते खुद इस चीज का सबूत है कि उनको कितनी इस चीज की तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान रेलेवेंट क्यों। बड़ी अहम तरफ आपने इशारा किया, और पाकिस्तान का रोल जो है उसको हर एंगल से आपने हमारे नाजरीन के आगे रखा। ये भी फैक्ट है कि जब पाकिस्तान ने किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को रिस्ट्रेंट दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने भी बात सुनी, और जब ईरान को रिस्ट्रेंट दिखाने के लिए कहा तो इस जिसको कहते हैं कि जंग के अरूज पे भी उन्होंने बड़े मोहतात तरीके से किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ उन्होंने इतना हमला उस तरह नहीं किया जितना यूएई के ऊपर तवातर के साथ ईरान ने अटैक्स लॉन्च किए हैं। तो उसके अंदर भी हमें पाकिस्तान की एक बेहतर फॉरेन पॉलिसी और जो मनूवरिंग है वो नज़र आई फॉर अ बेटर कॉज। आपसे ये अगला सवाल करना चाहूँगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसको काफ़ी तनकीद का सामना है पूरी दुनिया से भी, अपने एलाइज से भी, विद इन यूएस भी, और जो इनकी अपनी कैबिनेट है अदर दैन द किचन कैबिनेट जो इजरायली लॉबी से इन्फ्लुएंस लगती है उनके दामाद की और स्टीव वेडकॉफ की। इसके अलावा हर तरफ से क्रिटिसिज्म हो रहा है। आपको क्या लगता है कि इस टाइम माइंडसेट अमेरिकन क्या है? ज़ाहिर है जो स्टेटमेंट्स आनी है ऑन द फेस ऑफ इट वो तो सख्ती आएंगी, लेकिन अमेरिका को इस चीज़ का एहसास तो डेफिनेटली हो गया कि वो गलती कर बैठे हैं। दूसरी तरफ ये जो इजरायली हैं इनका मोराल कितना डाउन हुआ है, इन दोनों चीज़ों पे कमेंट कर दें। देखिए जी, हमारे जब अब यूनिलैटरल डिसीजन लेंगे और इतना भयानक डिसीजन लेंगे कि एक जंग में दुनिया को धकेल देंगे, जी और एक ऐसी जंग जिससे पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है, और आपने रीड भी नहीं किया कि ईरानियन साइकी क्या है, आपने शायद कंपेयर कर लिया, आपने समझ लिया इराक ही होगा, लीबिया होगा या शाम होगा, जी तो फिर ये तो होना है। आपने अपनी आप एक मुल्क होमवर्क के नहीं अंदर एक किया। पोलिटिकल सिस्टम, जी एक पोलिटिकल सिस्टम है, अपने कैलकुलेशन इसराइल के कहने पर, नेतन्याहू के कहने पे आपने वो काम कर दिखाया जो गुज़श्ता 45 साल से कोई अमेरिकन सदर नहीं करता रहा। क्यों? रीजन थी ना कि वो नहीं करते रहे। जी और आपने ऐसा डिसीजन ले लिया, कांग्रेस से आपने कंसल्ट नहीं किया, सेनेट से कंसल्ट नहीं किया, और उसके बाद आपको बैक होम पर क्रिटिसिज्म तो आपको आएगा। जी और आपके नेटो अलाइज आपका साथ नहीं दे रहे, आपके ट्रेडिशनल अलाइज आपका साथ नहीं दे रहे, आप उनको बार बार कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोलने में आप उनका साथ दें, वो नहीं दे रहे। इसका मतलब है कि आपने दो चीजें की। एक तो आपने ये बता दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मस को आप नहीं अकेले खुलवा सकते, दूसरा आप जी एक्सपोज ब्रिगेडियर हो गए कि बाबर, वो यहाँ आपके साथ। ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको शो में खुशामदीद कहते हैं। प्लीज़ आप अपना कमेंट कंटिन्यू करें। आप कब तक इस तरह के प्रेशर को सस्टेन करेंगे? और इस जहां तक इजरायलीज का ताल्लुक है, डरपोक कौम है बेसिकली। देखिए यार, बेसिकली फराज साहब, ये डरपोक कौम है, ये जी आज तक कभी इस तरीके से टेस्ट ही नहीं हुई। ये अमेरिका बिल्कुल के कंधों में बैठ के कमजोर हमसायों के ऊपर हमले करते रहे, नहते फलस्तीनियों के ऊपर। अभी किधर है उनका प्राइम मिनिस्टर? अपने मुल्क को जंग में झोंक के कभी जर्मनी में होता है, कभी साइप्रस में होता है, सामने नहीं आता, और जी ईरानियन लीडरशिप को ललकार रहा होता है।
उनके लोग बंकरों में घुसे हुए, तल अबीब, हिफा में और बैतुल मकदस जैसे पूरे इजराइल में एक खौफ की फिजा है। लोग जो है ना खबरें देते हैं कितने मर रहे हैं, कितने जख्मी हो रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम ये टेस्ट हुए हैं। तो इसलिए जब आप खुद इतने खौफ में हैं और आपका मोराल इतना डाउन है और आप दूसरों को ये कहते हैं कि जी वो बुज़दिल है, तो ये दुनिया को मानने को तैयार तो नहीं है। तो मुश्किल डिफिकल्ट सिचुएशन में है और उन्होंने अमेरिका को इस तरफ धकेला है। डोनाल्ड ट्रंप सब आज नहीं तो कल किसी न किसी स्टेज पे जरूर एतराफ करेंगे। आज तो वो नहीं मान रहे, आपकी बात जी बिल्कुल ठीक है। जी इन द हीट ऑफ द बैटल आप ये नहीं मानते कि आप कंसीड नहीं करना चाहते, बट आपके मानने के अलावा बहुत सारी इंडिकेशन होती है ना जो जाहिर करती हैं कि आप किस पोजीशन में है। फ्रस्ट्रेशन देख लें, उनके उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बातें सुन लें, उनके मिनिस्टर फॉर वॉर की बातें सुन लें, जी आपके ऊपर गालिब आ जाता है जो जो ना ज़ायनिज़्म आपके ऊपर गालिब आ जाता है और दुनिया की तरफ से आपको वो रिस्पांस नहीं मिल रहा। और ईरान ने, इसमें कोई शक नहीं कि आपको आपकी एक्सपेक्टेशन, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ईरान कुछ नहीं करेगा, आई वुड से सैडली मिस्टेकन। फिर आप किस किस्म के सुपर पावर है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही है जिन्होंने आपको सही खबर ही नहीं दी। और अगर आप ये समझ रहे थे कि ईरान इस तरीके से रिएक्ट करेगा और आप वो नहीं कर पाएंगे जो तो आप चाहते हैं, बहुत तो फिर बड़ी आपको जंग शुरू नहीं करना मिसकैलकुलेशन थी। चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी। आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़, ये फरमाएं, हम डिस्कस आज कर रहे हैं अली लारजानी साहब की शहादत, उसके ऊपर ईरान का रिजॉल्व के बदला लेंगे, और दूसरी तरफ अमेरिका जो कंसल्ट किए बगैर ऑन द बेहेस्ट ऑफ द इजराइलीज़ जंग में कूद पड़ा। अब क्या सिचुएशन है उसकी? हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिडल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं और परसुएड करेंगे डी एस्केलेशन के लिए। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आप अली लारजानी साहब की शहादत के ऊपर उनका क्या रोल था, इस पे भी कमेंट करें। पाकिस्तान के मिडल ईस्ट में मीडिएशन के रोल पे भी कमेंट करें, और कुछ बात आप यूएस और इजराइल की ये जो गलत फ़ैसला था हमले का, इस पे भी बात करें प्लीज़। देखिए, एक तो अली रंजानी की बात ये है कि वो सिक्योरिटी चीफ और बहुत अफसोस है पहले पूरे आलम इस्लाम को कुछ सोचे, खास तौर पर इस मौके पे जब सबसे ज़रूरत थी ईरानी कौम को, जी उस वक्त अगर वो शहीद हुए हैं तो ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन एक क्वेश्चन भी उठता है कि ईरान की अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कैसी हैं कि वो अपने लीडर्स को सिक्योर नहीं कर सकते। पहले आपके सामने जून में लास्ट ईयर हुआ, आपके साइंटिस्ट और कमांडर्स मारे गए। फिर अभी अली खामनाई जो उनके रहनुमा थे वो शहीद हुए, उनके साथ कुछ 47-48 डिफरेंट टीयर्स के कमांडर शहीद हुए। और अभी ये भी उन्होंने टारगेट अनाउंस किया हुआ था कि हम ये हमारे टारगेट पे है, फिर ये शहीद हुए। और इसके लिए देखिए फ़र्क ये पड़ता है कि आपके अवाम को फ़र्क पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, जो एक आपने इतने अरसे तक वो इतना काम कर रहे थे, वेल कन्वर्सेंट विद एवरीवन, और वो अहम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और वो चले जाए तो उससे एक खला ज़रूर पैदा होता है। ठीक है कि उनका जो एक इंस्टीट्यूशनल इंसेंटिव सिस्टम है कि वो सिस्टम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली दूसरे को ले आता है, लेकिन बहुत पर्सनैलिटी से फ़र्क पड़ता है। इसके साथ बात ये कि देखिए अमेरिका ने सोचे समझे बगैर मिसकैलकुलेशन करके इजराइल ने उनको प्रॉम्प्ट किया, और वो जाके उन्होंने सोचे समझे बगैर नेगोशिएशन हो रहे थे तो ईरान पे अटैक कर दिया। जी एक थॉट कि हम उनके 3-4 टारगेट सिंपल थे। एक था कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म करना, नंबर 2 मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म करना, नंबर 3 चेंज करना। किसी में वो कामयाब नहीं हो सके। इसका मतलब ये कि उनके अपने ऑब्जेक्टिव ठीक नहीं थे, उन्होंने प्लानिंग सही नहीं की थी, उन्होंने ईरान की हिस्ट्री नहीं देखी थी कि बड़ी रिजिलियंट कौम है, और वो इस तरीके से नहीं कि वो कहते थे ईरान सीरिया लीबिया की तरह हो चुका है, और वो सब दुनिया को हैरान भी कर दिया। और उनको ईरान को मुझे पता था कि एक दिन आना है जब ईरान अमेरिका ने इजराइल ने हमारे पर अटैक कर देना है। सो उन्होंने एक काम किया कि इंडिजिनस प्रोडक्शन किया, और दे डिड नॉट लैंड एनी कंट्री ना। उन्होंने एयरफोर्स पे रखा, ना एयर डिफेंस सिस्टम ने ठीक किया। दे सेड कि हमारी एयर डिफेंस और हमारी एयरफोर्स इज आर मिसाइल टेक्नोलॉजी, और हमारे ये जो मिसाइल हैं जिस पर क्रूज मिसाइल हैं, हाइपर सुपरसोनिक हैं, सुपरसोनिक हैं, ये उन्होंने सारा प्लान और बहुत इफेक्टिव तरीके से उसको यूज किया। और उसने साथ स्टेट ऑफ हॉर्मोज को भी देखे, उन्होंने वो ब्लॉक कर दिए। तो ईरान अमेरिकन इस वक्त आइसोलेट हुए हैं। नेटो ने इनकार कर दिया, यूरोपियन यूनियन ने इनकार कर दिया, यूके ने इनकार कर दिया कि वी नॉट सेंड आवर शिप्स टू हेल्प, और आपको सपोर्ट देना चाहिए इस मौके पे हॉर्मोज को खोलने के लिए। तो इसलिए अब अमेरिका एक जो है ना वॉर में फंस चुका है। प्रॉब्लम इसलिए ये थी कि जो वॉर स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसमें आप जब भी ऑपरेशन प्लान बनाते हैं उसमें आप ये भी जरूर कहते हैं कि आपने एंड टर्म
टर्मिनेशन स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं और एग्जिट स्टेट कैसे करते हैं, वो इन्होंने नहीं बनाई है। जब आप ये कहते हैं कि हमने ईरान के एयरफोर्स ख़त्म कर दी, नेवी ख़त्म कर दी, मिसाइल्स कैपेबिलिटी 90% ख़त्म कर दी है, न्यूक्लियर ख़त्म कर दी, बट व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? देन बेटर एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि अब ईरान अड़ गया, वो कह रहा है जी आपने हमारे पे अनप्रोवोक्ड अटैक किया है, तो अब हम अपने एग्जेक्टिव पूरे करें, अपनी टर्म पे करेंगे, और वो बात ठीक है। तो यहाँ पर आप आई थिंक ये साहब डॉक्टर जो मिडिल ईस्ट का दौरा करें बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान कैन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल मेडिएशन का, कि वो ईरान से भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, मिडिल ईस्ट से भी अच्छे हैं और अमेरिका से भी अच्छे हैं। दिस इज द टाइम, क्योंकि ईरान इससे पहले ईरान स्ट्रॉन्ग विकेट पर इस वक्त है, इट्स अ गुड पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ पे बैठे हुए हैं। उन्होंने ईरान का इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचा दिया, बल्कि अभी भी और नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी तो वो बहुत हैवी मिसाइल फायर कर रहे हैं। तो आई थिंक इस स्टेज के ऊपर मेडिएशन बिफोर कि और ज़्यादा ईरान का नुकसान हो। अमेरिका देखिए सुपर पावर है, वो फिर भी अपना लॉसेस रिकवर कर लेगा, बट देखिए ईरान के लोगों को नुकसान होगा, इकोनॉमी का नुकसान होगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान होगा। बेहतर अपनी टर्म्स के ऊपर इस वक्त सीज फायर हो जाती तो वो विन विन दोनों के लिए होगी, दोनों को सेफ एग्जिट मिलेगा और ये हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। आप दोनों ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ रहें। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया काफ़ी प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को लेके, और ये तासुर दे के कि पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के साथ भी वो खड़ा है। वो असल में खड़ा किसके साथ है? इसके ऊपर मैंने ब्रिगेडियर बाबर से बात की, लेकिन यही बात मुझे ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ से भी करनी है। ब्रिगेडियर साहब, इसके ऊपर काइंडली कमेंट करें। ये बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान की आवाम के लिए भी और दुनिया के लिए भी कि इनको पता चले कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी कितनी क्लियर है जब बात होती है हमारे हमसायों की, इंक्लूडिंग इंडिया, और जब बात होती है उस डिफेंस पैक्ट की जो हमारा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ हुआ है। प्लीज़ कमेंट करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त सबसे बेहतर और बड़ी क्लियर पॉलिसी है। पाकिस्तान की ईरान के बारे में पॉलिसी इज वेरी क्लियर, लाउड एंड क्लियर जी। हमारा हमसाया मुल्क है, अनाउंस भी किया है कि हम हर लिहाज से ईरान के साथ खड़े हैं, मॉरली, डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली, और जो कुछ हम हो सकता है वो कर रहे हैं। और आपने देखा उन्होंने खास तौर पे उर्दू में ट्वीट भी किया पाकिस्तान की शुक्रिया अदा करने के लिए। लाइकवाइज हमारे सऊदी अरब से डिफेंस पैक्ट भी हमारे बहुत करीना ताल्लुकात है, 1982 से चल रहा है और वो हम बाउंड भी हैं। डेफिनेटली जब भी जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज उनके लिए अवेलेबल हैं। और वो अभी वो देखें, वो ज़माना गुजर गया कि अब आप लड़ाई फौजें एक दूसरे मुल्क हमले कर दे। इट्स अ वॉर ऑफ टेक्नोलॉजी नाउ। बिल्कुल। तो अगर जरूरत पड़ती है डिफेंस तो पाकिस्तान जरूर है, ऑलवेज अवेलेबल। और ईरान से पाकिस्तान ने बात भी की, ईरान ने माजरत भी की सऊदी अरब से। प्रॉब्लम ये है कि ईरान का पॉइंट एक जगह पर ठीक भी है कि जहाँ से भी उसके ऊपर अटैक आता है दे गो ऑन रिस्पॉन्ड। बिल्कुल, चाहे वो सऊदी अरब की बात करें या सऊदी अरब से तो बहुत कम आता है, इसी पाकिस्तान की वजह से देर वेरी ईरान ख्याल कर रहे हैं, सऊदी अरब भी कर रहे हैं और आपस में देख इनकी अंडरस्टैंडिंग भी है और पाकिस्तान में रीइंश्योर भी कराया। और इसीलिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं और प्राइम मिनिस्टर को भी गए हैं विजिट के मिडिल ईस्ट टू क्लैरिफाई थिंग एंड मेक अटेम्प्ट कि इसको मेडिएशन की कोशिश की जाए, जो कि बहुत जरूरी है। बिकॉज इजराइल क्या चाहता है और इंडिया क्या चाहता है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी अमेरिका के साथ मिल के इराक पर अटैक करें, क्योंकि वो कहते हैं क्योंकि ईरान ने अटैक किया है तो इसलिए इनका फर्ज बनता है। जबकि ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू कि वो सिर्फ उन सर्टिफिकेशन पर जा रहे हैं जो अमेरिकन बेसिस है वहां पर, दे आर नॉट गोइंग फॉर एनी पब्लिक के लिए। जो उनकी रिफाइनरीज पर अटैक हुए हैं या तुर्किया पर अटैक हुआ है या जज़ायर अज़रबैजान पर अटैक हुआ है, ये इजराइल के एजेंट्स हैं, इन मुल्कों में गए हुए जान के अटैक करें टू क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल ठीक। और उन्होंने पकड़े भी हैं एजेंट्स उनके, इवन तो करते नहीं पता है, पकड़े सऊदी अरब में पकड़े हैं, ईरान और अज़रबैजान में पकड़ लिए। तो आई थिंक इस लिहाज से बहुत जरूरी है ये क्लियर चीजें हो रही हैं। बट पाकिस्तान पॉलिसी इज वेरी क्लियर, इसको इवन चाइना भी अप्रिशिएट करता है, अमेरिका भी करता है।
मिडिल ईस्ट के सारे ममालिक कर रहे हैं और आपके सामने तभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिडिल ईस्ट का दौरा भी कर रहे हैं। अब मैं इंडिया को बड़ी तकलीफ है, इंडिया को आइसोलेट है, इंडिया की इस वक्त कोई बात नहीं मानता। इंडिया के आपके सामने बिल्कुल। ना ईरान से ताल्लुकात अच्छे हैं, सिर्फ ईरान की गोद में बैठा हुआ है और वहां भी अभी तक अब उसको काफी डाउट हो रहे हैं, जिससे कि ईरान ने एक रीजन शो किया है। तो आई थिंक इस वक्त इंडिया को ये तकलीफ है, अदरवाइज पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी अबव ऑल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ब्रिगेडियर बाबर, मैंने शुरू में जिक्र किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट का, जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया था कनेसेट में कि इंडिया इज़ द मदरलैंड एंड इज़राइल इज़ द फादरलैंड। तो फादरलैंड के जो अभी पॉलिटिकल फादर हैं नेतन्याहू, वो तो गायब हुए हैं। आप दोनों ही मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने इस तरफ इशारा किया, उनकी विल की तरफ भी इशारा किया और जितने हिम्मत वाले इजरायली हैं उसकी तरफ भी इशारा कर दिया, जो कि दुनिया को भी पता ही है कि जब उनको रियल थ्रेट नज़र आया तो बिल्कुल अपनी ज़मीन छोड़ गए और अब उनको जगह नहीं मिल रही, भाग रहे हैं। सेम हालत अफ़गानियों की भी है, जो सपोर्ट जिनको मिली हुई थी इस मदरलैंड और फादरलैंड से भी। इसके ऊपर ज़रा कमेंट करें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर जो दोनों के दरमियान जो इस टाइम पे एक जंग का सा समा बना हुआ है और पाकिस्तान टेरर आउटफिट्स को हिट कर रहा है और इंडिया प्रोपेगेट कर रहा है कि जी सिविलियन टारगेट्स ले रहे हैं, इसको ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर कमेंट करें प्लीज़। देखिए जी, जहाँ तक हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडा का ताल्लुक है, ये तो उनकी फ्रस्ट्रेशन है और दूसरे लफ्जों में ये इस चीज़ का इतराफ़ है कि पाकिस्तान की चाहे मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, चाहे पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी है, दोनों स्ट्रैटेजीज में हमने उनको बहुत पीछे छोड़ दिया, उनको मात की है। और उसकी बुनियादी रीज़न सबसे बड़ी हमारी अपनी जो हम कोशिश कर रहे हैं वो तो खैर है ही है। जी इस वक्त मिलिट्री एंड सिविल लीडरशिप के दरमियान जो एक आइडियल अंडरस्टैंडिंग है, इसकी सबसे बड़ी रीज़न मोदी की अपनी नालायकी है। जिस तरीके से उसने हिंदुस्तान को इसराइल की गोद में जाके फेंक दिया, या फादरलैंड और मदरलैंड, इस तरह की बातें करना, ये जी तो एक इलेजिटिमेट रिलेशनशिप है ना दोनों का। फिर मैं तो ये एग्जैक्टली भी कहूंगा कि बिल्कुल ये इस तरह के रिलेशनशिप से जो बनता है वो भी फिर इस तरह ही होता है। जी और नेतन्याहू जैसा है, जैसा मूडी है, नेतन्याहू बुज़दिल आदमी, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि अपने मुल्क में तो आप है नहीं है, आप आज तक कभी टेस्ट नहीं हुए। ईरानियन ने सिर्फ मिसाइल फायर किए हैं तो आपकी हालत दिया। जस्ट इमेजिन अगर इरानियन एयरफोर्स भी इस तरह की होती तो क्या हालत होती इस नेतन्याहू की और इसराइल रजीम की। बिल्कुल अफगानिस्तान को आगे किया हुआ है, उनको फ्रंट लाइन के प्रॉक्सी के तौर पे यूज कर रहे हैं और उनकी अपनी लीडरशिप देखे हुए भागती फिर। हालांकि हमने अफगानिस्तान में कोई सिविलियन टारगेट एंगेज नहीं किया, हमने किसी सिविलियन को, हालांकि हमें पता भी था ये किधर है, हमें पता भी है किधर है, हम कर भी सकते हैं, हम जस्टिफाइड होंगे अगर दुनिया में बाकी जगह हो रहा है तो हम क्यों नहीं कर रहे, लेकिन हमने नहीं किया। उसके बावजूद ये अपने डैन से निकल के, तो इन्होंने कहीं किसी ने कहीं पर पनाह ली हुई है, किसी ने कहीं पर पनाह ली हुई है। तो जैसे ये हैं उसी तरीके से इनके प्रॉक्सीज भी हैं। जी और ये इनकी बहादुरी इतनी ही होती है, ये सिर्फ ललकार सकते हैं तो लोगों में तफरका पैदा कर सकते हैं, अफरा तफरी पैदा कर सकते हैं, इंतशार पैदा कर सकते हैं, दहशतगर्दी को हवा दे सकते हैं। ये कभी भी खड़े होकर किसी चीज को फेस नहीं कर सकते। ये कोई डिप्लोमेसी नहीं है। और हिंदुस्तान की कौम को ये सोचने की जरूरत है कि 1 अरब 40 करोड़ के मुल्क को इसने, मोदी ने कहां पर ला खड़ा किया। तभी तो कांग्रेस और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज उनके ऊपर खुल के तनकीद करती हैं। हिंदुस्तान की शुरू से पॉलिसी रही है कि उन्होंने बैलेंस रखा है, खासतौर पे कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे और उसके बाद भी, बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। आपको ज्यादा यासिर अरफात को भी वो बुलाया करते थे, नॉन अलाइंड मूवमेंट के टाइम पे वो भी वहां पर आया करते थे और इसराइल के साथ उनके तल्लुकात थे। अभी आपने उठा के अपने आप को पूरे को इसराइल की गोद में फेंक दिया, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मनी में, और कुछ नहीं इसको मिलने वाला। मोदी को इससे उसने कुछ हासिल नहीं किया और मार्जिनलाइज हो गया डिप्लोमेटिकली। वो हिंदुस्तान जो उसके मतलब कहा जाता था कि हर जगह उसकी बात सुनी जाती है, कहीं पर आपको नजर नहीं आता, जी किसी फोरम पे नजर नहीं आता। ये उनका बहुत बड़ा जो एक अरस्तु है, जयशंकर, किधर है आज? बिल्कुल कहीं नजर आपको नहीं आ रहा है। नहीं तो जी, ये हर रोज कभी कहीं पर, कहीं पर, कभी कहीं पर। जब आपकी पॉलिसीज ऐसी बोलने के लिए होंगी, कुछ है ही नहीं उनके लॉजिक पास। नहीं, जी बोलने के लिए कुछ हो नहीं होगा, आप दहशतगर्दी को हवा देंगे, तो आफ्टर ऑल दुनिया की आंखें तो खुलनी होती हैं। और हमने जिस तदब्बर से इनका जवाब दिया है, हम इश्तियाल में नहीं आए, हमने गालम गलोच पे, अब इनकी तरह उस पे नहीं आए, हम किरदार कशी पे नहीं आए। हमने बात हमेशा दलाइल के साथ दी है और हर बात के दलाल हम जवाब हमने दिया भी नहीं है, सिर्फ वहां पर दिया है जहां पर रिक्वायर्ड होता है। तो मार्क डिफरेंस है दोनों के दरमियान जो दुनिया देख रही है। ये फर्क होता है जब आपकी पॉपुलिस्ट लीडरशिप होती है, जिसका कोई आगे दूरअंदेशी नहीं होती है, जिनको जो फ्यूचर की तरफ नहीं देखते, जो नफरत इंतहा पसंदी से पनपते हैं, जन्म लेते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। और ऑन द अदर हैंड
एक फॉरवर्ड लुकिंग लीडरशिप होती है, जैसे पाकिस्तान में है, चाहे फौजी है चाहे सियासी है। जी इन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान के मोराइल करने की कोशिश की हुई, इंटरनली एक्सटर्नली टू फ्रंट इन्होंने खोले हुए हैं। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को हवा दी और यहाँ पर एक पोलिटिकल नैरेटिव चलाया हुआ है उन लोगों के ज़हन से जो कि फौज की और रियासत के खिलाफ बात करते रहते हैं। जी बट उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जी रियासत भी कायम है, पहले से ज्यादा मजबूत है, पहले से ज्यादा रेलेवेंट है, और इंशाल्लाह ये इससे भी ज्यादा मजबूत और रेलेवेंट होगी। आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज, आई हैव द सेम क्वेश्चन फॉर यू इन एडिशन कि राहुल गांधी ने जो ज़ाहिर है कांग्रेस के लीडर हैं बड़े इंडिया में, उन्होंने ये कहा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है। इसके ऊपर प्लीज़ कमेंट करें। देखिए, और इसलिए फेल हो गई है कि आपके सामने जो अभी ये मार के हक में देखें कि अमेरिका के साथ जिस तरीके से उन्होंने खुद जाके कहा कि जी हम सीज़फायर चाहते हैं, पाकिस्तान हमारे तरफ हमें बड़ा जुल्म, हमारे मिसाइल मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, बड़ा नुकसान हो गया है। जी और जब अमेरिकन ट्रम्प ने हमें कहा, हमने कहा ठीक है, इंडिया डिडंट अटैक इन एग्री, और उसके बाद इंडिया डिडंट एक्सेप्ट इट। जंगा सेक्रेटरी झूठ बोलता रहा, उसके बाद नरेंद्र मोदी झूठ बोलता रहा, जिससे इंडिया टोटल आइसोलेट हो गया। अब इस वक्त आप देख लेंगे फॉरेन पॉलिसी क्या है हमारे रीजन के अंदर। मुझे बताएं इनके किससे ताल्लुक है? टोटल आइसोलेटेड। जी चाइना से ताल्लुकात जीरो, बांग्लादेश से जीरो, ईरान से पकड़े गए, ये इनकी साजिश पूरी जो उन्होंने किया उनके साइंटिस्ट के साथ और उनके कमांडर के साथ मिलकर, जी ईरान को 4 बार से किक आउट कर दिया। उसके बाद इनके छोटे मालदीव ले लिए, नेपाल ने, सबसे ताल्लुक। सो दे आर टोटली आइसोलेटेड। पाकिस्तान बिकम रीजनल स्टेबलाइजर। पाकिस्तान की तरफ दुनिया देखती है हमारे, और उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान की अमेरिका कितने नजदीक, हमारे फील्ड मार्शल कितनी तारीफ है। बार बार वो कहते हैं वेरी फील्ड मार्शल, आई लाइक हिम, ही इज फाइटर, और आपको व्हाइट हाउस बुलाते हैं, फिर बोर्ड ऑफ पीस में आपको मेंबर बनाया हुआ, हर जगह पे आपको सुना जाता है। मिडिल ईस्ट में देख लिया, हमारी डिफेंस स्ट्रेटजी मुआहदा हो गया, पोजीशन ऑफ तो दिस इज प्रोमिनेंस अ है डिफरेंस पाकिस्तान इन की। जी फॉरेन पॉलिसी के अंदर। अब बात होगी, देखिए अब ये जो बात कर रहे हैं कि इंडिया को वावेला मचाया हुआ है कि बंगला जाएंगे, हम बड़े सिविलियन को कैरेक्टराइज कर रहे हैं। इमेजिन करें ये मुल्क का मुंह है, इनको शर्म नहीं आती है। जो कश्मीर में ये हमारे जो हमारी आजाद कश्मीर में ये जब इनडिस्प्यूटेड फायर करते हैं, सिविलियन मारते हैं, वो इन्होंने कभी सोचा? उसके बाद जब इन्होंने मार के हक में हमारी सारी सिविलियन एरिया पे शुरू में फायरिंग की है, भावलपुर में मारा, मस्जिदें शहीद की, मुरीदके में गए, शेखोपुरा में गए, आजाद कश्मीर में सारे सिविलियन की हमने डीएसपी सारा बताया, कितनी औरतें, कितने बच्चे, कितने मर्द शहीद हुए। देन हम अफगान अवाम से हमारा कोई नाराजगी नहीं, वी आर गोइंग ओनली फॉर मिलिट्री टारगेट्स, दैट इज वेरी क्लियर। और ये हमारे इस्लाम में भी है कि वी डोंट गो फॉर सिविलियंस टारगेट। जी आपके सामने हमने बगराम एयरबेस पे उड़ाया, सारे इनके ड्रोन उड़ा दिए, जी हेलीकॉप्टर उड़ा दिए, 50,000 के करीब इनकी हमारे साथ राइफलें हमने तबाह कर दी, जी इनकी बख्तरबंद गाड़ियां खुद तबाह कर दी, इनके हेडक्वार्टर पे गए, वहां इनके हमने एमुनिशन डंप उड़ा दिया। अभी आपने कल परसों जो हमने इनका ये एमुनिशन डंप उड़ाया, जहाँ मुझे कहते हैं कि वो एक ड्रग हॉस्पिटल था, बिल्कुल आपने ड्रग हॉस्पिटल के पास एमुनिशन डंप बनाया कि इससे कि यू वांट कि आप इनको एज ए ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करते हैं। जी नजर आ रही आग लगी एमुनिशन डंप पे, वो उसकी देख लें। उसके बाद हमने इनका जितना भी टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने सारा उड़ा दिया। जी जहाँ पर ये इक्विपमेंट स्टोरेज करते हैं वो हमने उड़ा दिया सारा। जहाँ पर भी मिसाइल, यहाँ भी कंधार में भी ये अपने ये ड्रोन को छुपाते थे वो हमने उड़ा कर रख दी। इनकी सारी चीजें पोस्टें दबा कर दी हमने। कहा तो ये प्रॉब्लम ये है कि इनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, जी ना इनके ट्रुप्स के पास है, ना इनके पास फौज है। ये इनके जो दहशत गर्द है ये भी सिविल ड्रेस पहनते हैं, और जब आप इनकी सिविल दहशत मारते हैं और सिविल ड्रेस कहते हैं सिविल ने मार दी, अदरवाइज बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बाद बात ये अब देखने की है कि वी डोंट कॉम्प्रोमाइज। वन, वी हैव डिसाइडेड एट एज हार्ड स्टेट। पाकिस्तान ने ये जो आप गज़निल हक है ऑपरेशन, इसको लॉजिकल कंक्लूजन में लेके जाएंगे। जी नंबर 3, पाकिस्तान के अवाम की जान माल की हिफाजत हमारी सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी। टेरिटरी बाउंड्री और जोग्राफिकल बाउंड्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आर्म फोर्सेस की भी हर लिहाज से हम पूरी कर रहे हैं और करते रहेंगे।
सेकंड ये कि अब आप देखें वहां पर एक नई मूवमेंट शुरू हो गई है, इसी वजह से लोग अवाम इमरान के खिलाफ उनके हो गए हैं। नेशनल फ्रंट एक उनकी फ्रंट वो स्टार्ट हो गया है जी। वो यंग लोग जो है नॉर्थ के और ईस्ट के वो खड़े हो गए। अब वो इनके खिलाफ ये इनको मारेंगे, दे वांट टू ब्रिंग अ चेंज इनसाइड अफगानिस्तान। और आप देखें कोई अरसे में ये लुटेरे फतह खत्म होंगे और इनकी जगह पे अवाम की मर्जी की हुकूमत आएगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंटों की, जो उनके लिए काम करेगी, डेवलपमेंट करेगी, रिकंस्ट्रक्शन करेगी, इंसानी हकूक के लिए काम करेगी, खवातीन के हकूक के लिए काम करेगी, बच्चों की तालीम के लिए काम करेगी, एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट होगी, उसके बाद पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी जिससे इनकी दुनिया में सवाती ताल्लुकात कायम होंगे, फ्रेंडली गवर्नमेंट होगी तो नेबर्स को भी फायदा होगा। अब ये बुखलाट में की सारी जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया की वो सारी हो रही है वेस्ट, वो सारा खत्म हो रहा है जिसकी वजह से इन्होंने वावेला मचाया हुआ। दैट इज द ओनली रीजन, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू द ऑपरेशंस इन द टाइम अफगान तालिबान हमें कंफर्म करते हैं हाँ जी हमने अब इंश्योर करेंगे बॉर्डर टेररिज्म नहीं होगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी नहीं होगी, हम इनके खिलाफ फौज के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और हम मेडिएटर के थ्रू लिख के देंगे और काउंटर से मेडिएट करेंगे, देन वी विल गो फॉर चीज पर, अदरवाइज वी विल नॉट लीव देम लाइक द पहले हमने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत ही क्लियर है। पाकिस्तान एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है, एक मिड लेवल रीजनल पावर, ज़िम्मेदार मिड लेवल रीजनल पावर के तौर पे अपने आप को इस रीजन के अंदर इस्टेब्लिश कर चुका है। सुपर पावर्स हों या हमारे हमसाए, सारे ही हमारी बात सुनते भी हैं और उसको मानते भी हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा अहम रोल है जो उसने ईरान, इज़राइल और यूएस की जंग में अदा करना है, वो अदा कर भी रहा है। इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट चाइना से भी है, यूएस से भी है, ईरान से भी है और सऊदी अरेबिया से भी है। और जो भारतीय प्रोपेगेंडा है वो सिर्फ़ और सिर्फ शोर है। इस चीज़ को आपने हमारे पार्टिसिपेंट्स की गुफ्तगू से भी एनालाइज़ किया होगा और ये फैक्ट भी है। भारत के पास शो करने के लिए कुछ नहीं है। सफारतकारी अपने हिस्ट्री के लोएस्ट मकाम के ऊपर है। भारत आइसोलेट भी हो गया है, तन्हा भी रह गया है और उसको समझ भी नहीं आ रही कि क्या किया जाए। लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे उसने सोचा कि इज़राइल के साथ जाके खड़ा हो जाए। ये मामला भी उसके हक़ में बेहतर साबित नहीं हुआ। इंडिया के अंदर से ही आवाज़ें उठने लग गईं कि एक बहुत ही बुरा और बहुत गलत फ़ैसला था, एक बहुत ही गलत टाइम के ऊपर। जितने दोस्त थे वो भी साथ छोड़ गए, ईरान के साथ ताल्लुकात ख़त्म हो गए, रशिया से तेल लेना बंद कर दिया अमेरिका के हुक्म पे, और उसके बाद जाके खड़ा हो गया इज़राइल के साथ। और अब ये तीन मुल्क पूरी दुनिया में हमें तन्हा नज़र आते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उसने अफ़गानिस्तान का दहशतगर्द रजीम का और वहाँ पे फलने फूलने वाली बेशुमार और दहशतगर्द तंजीमों का भयानक चेहरा दुनिया के आगे जाहिर कर दिया। और उसके पीछे जो सपोर्ट में खड़ा भारत है और उसके पीछे खड़ा इज़राइल, इनका चेहरा भी दुनिया के सामने ले आया। ये सबसे बड़ी सफारती कामयाबी थी पाकिस्तान की, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की और मिलिट्री की जो लीडरशिप है उसकी। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।